प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सब लोगों का फिर से डेस्टिनेशन है इस प्रोवाइड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस पर बात कर रहे थे और आज हम लोगों का टॉपिक है, उसी में अगला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेन। तो आज हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे एंड बोट एंड स्टीम को समझेंगे। तो आइए इस पर हम आगे बात करते हैं। तो ट्रेन में जो सबसे पहला केस होता है वो ये होता है कि जो ट्रेन होती है, ये ट्रेन किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पोल को, किसी एक सिग्नल को क्रॉस करे। ये पहला केस है। ट्रेन किसी सिग्नल को क्रॉस करे, किसी व्यक्ति को क्रॉस करे। ठीक, ऐसे मामले में जो ट्रेन की लंबाई होती है यही दूरी का काम करती है, डिस्टेंस का काम करती है। जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है यही डिस्टेंस का काम करती है। ठीक, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस का काम करेगी। अगर मान लो 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो अभी डिस्टेंस 200 मीटर रहेगी, क्योंकि ट्रेन जब एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो जितनी लंबी ट्रेन रहेगी उतनी दूरी इसको चलनी पड़ेगी। तो हम इसमें यहां पर देखेंगे स्पीड। अब यहां पर एक खंभा तो खड़ा हुआ है, जो भी चीजें रुकी हुई हैं तो स्पीड ट्रेन की होगी। इसको पार करने में, क्रॉस करने में ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो सेकंड में लगेगा। जब भी डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम हमेशा किस में लगेगा? सेकंड में लगेगा। और जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होगा तो टाइम किस में लगेगा? आवर में लगेगा। तो ये छोटी दूरी है। छोटी दूरी का मतलब जैसे ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी नदी को, किसी गुफा को, ये छोटी दूरियों में जो होता है ये मीटर पर सेकंड। स्पीड को रखेंगे मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस को रखेंगे मीटर में, टाइम को रखेंगे सेकंड में। तो ये पहला केस है। इस केस में आपको समझना ही है कि लेंथ ऑफ ट्रेन ही क्या है? डिस्टेंस। स्पीड ट्रेन की है और जो टाइम लगेगा देखेंगे। लिखिए, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सभी लोग लिखेंगे। लिखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर। Length of train is 200 meter. Crosses a pole. Crosses a pole. 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 Crosses a pole with the speed of 36 km per hour. With the speed of 36 km per hour. In how much time? Crosses a pole with the speed of 36 km per hour in how much time? In how much time? तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें जो ट्रेन है, यहां पर आप फार्मूला देख सकते हैं। टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। और टाइम कितना है? 10 नहीं, टाइम निकालना है। दूरी 200 मीटर दी गई है, स्पीड हमने लिखा है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे? क्योंकि किलोमीटर पर आवर को हम बदल सकते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करके? 5/18 से। कहीं भी अगर कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 200 मीटर और यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, 0 0 कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20 सेकंड। तो ये हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन जो है एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड लेगी। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। देखो, जब भी ट्रेन की लंबाई लेंगे ना बेटा तो मीटर में लेंगे। अब बताओ ट्रेन की लंबाई मीटर में क्यों लेंगे? किलोमीटर में क्यों नहीं लेंगे? जैसे ट्रेन की लंबाई होती है 200 मीटर, 300 मीटर, 120 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर। किलोमीटर में क्यों नहीं होती? अब सोचो, अगर मान लो एक ट्रेन की लंबाई हो 700 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो उसमें यात्रा करना चाहोगे तुम? 200 किलोमीटर में जहां छोड़ेगी ना आपको, वहां से 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा।
तो इसलिए ट्रेन की लंबाई किसमें है, मीटर में, और जब लंबाई मीटर में तो टाइम सेकंड में आएगा, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में होना पड़ेगा। जब तक यूनिट सेम रहेगा तब तक कोई भी फार्मूला काम नहीं करता। तो यूनिट में हम डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, और टाइम अपने आप मीटर से मीटर कट जाएगा, टाइम किसमें आएगा, सेकंड में। याद ध्यान देने वाली बात क्या है, ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी। छोटी दूरियां हो तो ट्रेन की लंबाई क्या करती है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, तो उसकी लंबाई ही दूरी का काम करेगी। तो 200 और 200 को 10 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 की स्पीड है, 0 0 कट गया, 20 सेकंड, 20 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब अगले केस में हम लोग देखते हैं कि यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, रिवर को, केब को, किसी ब्रिज को ना, किसी रुकी हुई ट्रेन को, अब ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करना चाहती है जिसमें डिस्टेंस है। ऐसे में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले क्या थी, लेंथ ऑफ ट्रेन थी, लेकिन अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये जिसको भी क्रॉस करेगी उसकी लंबाई को ऐड कर दे। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, and length 200 meter, and length 200 meter, crosses a 300 meter long platform, crosses a 300 meter long platform in how much time, in how much time, crosses a 300 meter long platform in how much time। चलो बना के बताओ। हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, आओ देखते हैं। अब हम लोग की समझ गए इस पूरे मामले में, जब हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये ना। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, 200 मीटर ट्रेन है और 300 मीटर को क्रॉस करना है, तो जो डिस्टेंस हमारा होगा 200 प्लस 300, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 500 मीटर। और स्पीड, स्पीड के केस में हम क्या करेंगे, स्पीड ट्रेन की दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5/18, और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, करेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि अरे 500 मीटर है और स्पीड हमारा आ गया 25 मीटर पर सेकंड, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 20 सेकंड, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा और यहाँ पर टाइम सेकंड 20 सेकंड है। आप पूरी बात को देख लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ भी सकते हैं। स्पीड को रखेंगे कल भी बताया था मैंने आपको ये वाली बात कि 90 किलोमीटर पर आवर है, यू कैन चेंज इजीली इन मीटर पर सेकेंड विद द हेल्प ऑफ 5/18। दैट्स मीन व्हेन वी मल्टीप्लाइड बोथ 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, easily we can see 90 kilometer per hour convert in meter per second, and that is 25 meter per second. That means train moves in each second 25 meter. But when the train cross a platform, that time the distance will be 200 meter plus 300 meter. That means complete distance will be 500 meter, because the when train cross a things have a distance, that times distance means sum of the length of both. Both means length of train and length of another things, just like the platform, bridge, river, cave, anything. So the distance will be here 500 meter considered. But in the previous, when the train crosses a man or a pole or a signal, that times only the length of train is considered as the distance. So in this we find the distance is equal to 500 meters. So we have need the speed in meter per second
just like this, either 25 meter per second, and solve, we find the 20 second. Hope so all of you got the same. Is any problem? So easily we can say the time taken by train 200 meter long, platform 300 meter long, with the speed of 90 km per hour, that is the 25 meter per second in 20 seconds. So answer will be 20 seconds. Okay. So we have to do the next. Now in the next case, this is the train, and train have speed s1. This is the man, and man have speed s2. Man on the, with the man and train, also the man have speed. Here the speed, this is called the s2. Here the speed, this is called the s1. This man move in same direction of train or opposite direction of train. The movement of this person will be the along the train or opposite the train. When this person go along the train, that times we have find that is the relative speed. Relative speed is used when the two speed will be parallel comes. So we can use this concept and use the relative speed. If the same direction, so we have subtract. If the opposite direction, so we have the plus. So if the man moves along the train direction and both have the speed, that time speed will be considered as s1 minus s2. But when the man and the train moves opposite to each other, that time the speed considered as s1 plus s2. S1 plus s2. So first you note the concept, then we have take a question and discuss. Understood all of you? Yes, any problem? Understood? Suppose the speed of the train is 50 km per hour and the speed of the man is 4 km per hour. So in this case, the relative speed will be, the speed of train is the 50 km per hour and the speed of the man is 4 km per hour. In this case, the speed will be, because the both are running in the opposite direction, and opposite direction we have the plus, so the relative speed will be the. But if man goes in the same direction of the train, that time the 50 minus 4, that is equal to 46 km per hour. So the question is given, he moves along or opposite. Right now the question. Speed of a train is 50 km per hour. Speed of a train is 50 km per hour. Speed of a man is 50 km per hour. A man is running with the speed of 4 km per hour. A man is running with the speed of the 4 km per hour in the opposite direction of the train. In the opposite direction of the train. If the train crosses the man in 20 seconds, if the train crosses the man in 20 seconds, then find the length of train. So all of you seen here the two speeded and both are running in the opposite direction. So we can say the 50 plus 4 plus opposite direction, we can take the plus. So we find the actual speed is the 54 km per hour, and easily we can convert with the help of 5 by 18 meter per second. So 54 multiplied by 5 by 18, and now this will be in the meter per second. We have searched here distance, and distance is equal to speed into time. We know the speed is equal to this, and time is given 20 seconds. So put the value of time is equal to 20 seconds.
Put the speed 54 and convert in meter per second with the help of 5/18 and solve it. We find the length of train that is equal to 300 meter. You can solve. If any problem, you can again ask. So all of you have seen here the solution. First we have sum and find the speed. That is the 54 km per hour, and it is equal to the 15 meter per second. Also you can make a table and know that if 5 meter per second, that is equal to 18 km per hour. 10 meter per second is equal to 36 km per hour. 15 meter per second is equal to 54 km per hour. So use in this data indirectly 15 into 20. Otherwise we have multiplied 5/80. Because the length of train will become in the meter. The time is given in the second. So we have put the speed of train in meter per second. But in the question, this is saying the kilometer per hour. But we know that in the small distance, the speed of train we convert in meter per second with the help of 5/18 multiplied by the 5/18. So easily we have the 54 km per hour multiplied with 5/18, and we find that is equal to 15 meter per second, and multiplied with 20 we find the 300 meters. So length of train is 300 meters. So we have seen here the different cases, just like the train crosses a standing man or a pole. Second case, when the train crosses the platform and the other things like the bridge, river. And the third case is the train crosses a man who is running. Here the man is running. If they are running in the same direction, so speed will be the subtract. But when running in the opposite direction, speed will be the plus. So we have to do the next one, and you can note the next question. First of all, you note the another question. Here we can see in the two trains, train 1 and train 2, and when the train crosses and anything have a distance, that time the distance will be always plus, maybe in the same direction and maybe in the opposite direction. When train cross a platform, river, train, etc., distance will be always plus, maybe same direction, maybe opposite direction. But now here the both train are the runnings. In this case also the distance will be the sum. But in the case of the speed, just like the previous, if both train in the same direction, so we have the mod x1 minus s2. If the both train in the opposite direction, that times s1 plus s2. So speed will be this. If the two speed will come, we work the concept of the relative speed, and distance always plus. So you cannot work a single question here. All of you note this question right now. Speed of a train, speed of the two trains are 50 km per hour and 40 km per hour respectively. Speed of the two trains. Speed of the two trains is speed of the two trains. Yes, please come. Speed of the two trains 50 km per hour and 40 km per hour respectively. Moves in opposite direction to each other. Moves in opposite direction to each other. And crosses to each other also 30 seconds. And crosses to each other in 30 seconds. And crosses to each other 30 seconds. If the length of one train is 400 meter, if the length of one train is 400 meter, if the length of one train is 400 meter, then find the length of another train. If the length of one train is 400 meter, then find the length of another train. So this is the very simple question. Now first we have know that the speed will be the sum, because the both are trains running in the opposite direction.
So the one speed is the 50 and the other is the 40. So if you sum, we find the 90 kilometer per hour. But we know that when the train crosses the small things like the train platform, etc. So we have used the 5/18 and convert in the meter per second. So easily, how much? 350 is the right answer. 350 is the right answer because the 750 will be come here. One train is the 400, so another will be the 350. But wait. So we have seen here 50 plus 40 is equal to 90 kilometer per hour. So here, in the case of the when train are moving in the opposite direction, that time the speed will be plus and that is equal to 90 kilometer per hour. And if you solve with the help of a 510, we can say 25 meter per second. So dear student, in this case we find a speed that is equal to 25 meter per second. Now here this is the kilometer per hour, but we change in meter per second. The other things, because we know that the distance is equal to speed into time, and the speed is the 20 meter per second, and time already given. They are closest to each other in 30 seconds. So we know that 30 seconds is given, second and second are cancelled. This will become in the meter. 30 into 25, that is equal to 750. So in this case, the total distance will become the 750. But we know that one train is the 400 meter long, and another we know that. So the x is equal to, we know that the x is equal to 750, and we subtract the 400, and easily we find the length of another train, that is equal to 350 meter. I hope in this you have no any problems. Understood all of you, or any problems? So you can ask. The sum of both is equal to 750, and easily 25 into 30, that is equal to 750. All of you know that. And also you know that the 90 kilometer per hour, that is equal to 25 meter per second. So in this chapter we have always remember the unit will be the same. Same means if you have take the distance in the meter, so that time the time will be in the second and speed is in meter per second. Today you are late. What happened? Nice, it's a very good job. So all of you understood any problem? Only the single formula work here. If the question is asking about the distance, we have speed into time or multiplication to each other, and the value of speed is here after calculation 25 meter per second, and time is given 30 seconds, and after solve this we find 750. But we know that when the train cross to each other, maybe in the same direction, maybe in the opposite, distance will be always plus. So the distance will be the sum of the two things. One is given, the length of first train is the 400 meter given, so the length of another train will be, so the sum of both is equal to 750. That means the x is equal to 750 minus 400, and you can calculate 350. Now here meter, 350 meters. That is the answer of the same question. Okay, any problem? Anyone, any doubt? Okay, now we have to the next one. So in the next case we have seen this is a train. Yes, nice question. Nice question. आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है? इससे पहले भी आया करिए आप, फिर नेक्स्ट बैच में उसमें ना प्रॉपर हिंदी में ही बोलते हैं. ये मेरा इंग्लिश नहीं है, मैथ का इंग्लिश है. मैथ में स्पीड को स्पीड ही बोले, डिस्टेंस को डिस्टेंस की जगह पे दूरी बोल सकते हैं, समय को टाइम बोल देंगे. अच्छा कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोल दूं. देखो
हाँ, अभी आप लोग, अभी जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग क्लास में मैंने वैसे इंग्लिश में बोला है, आप लोगों को क्या है इंग्लिश में कोई दिक्कत है समझने में? हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को? लैंग्वेज का इशू ही नहीं है, हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल, पढ़ लो बेटा। पता नहीं मेरी इंग्लिश से आपको को डर क्यों लगता है, इतना तो मैं अच्छे कोशिश करता हूँ। हाँ क्या बेटा, आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, डिमोरलाइज कर देते हैं। नहीं सर आप हिंदी में पढ़ो, ठीक है। सर भी कहते हैं हिंदी ठीक है, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लीजिए। देखो बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड केवल अकेले निर्भर नहीं करता है, उसमें डिस्टेंस और टाइम दो चीजें। डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में रखते हैं, उसी समय में हम टाइम को आवर में रखते हैं, इसीलिए स्पीड का अपना यूनिट हो गया किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो अगर हम इसको कहें कि तू चल किलोमीटर से मीटर में हो जा, किलोमीटर से मीटर में हो जा, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? हाँ, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यहां पे लिख देते हैं, कोई इश्यू तो नहीं हुआ किसी को। और 1 घंटे में सेकंड कितना होता है? 3600 पता है आप लोगों को? ठीक, तो यहां पे हम 3600 लिख देते हैं। तो ये 0 0 कट कर देगा, ये 0 0 कट कर देगा, कुछ और कटेगा? 2 से कटा दो, ऊपर कितना बच गया और नीचे कितना बच गया? 18। और यूनिट क्या चल रही है? मीटर पर सेकंड। और ये दोनों चीजें तो आपस में बराबर ही है, क्योंकि किलोमीटर की जगह पे हमने इतनी बातें लिखी थी और आवर की जगह पे तो दोनों बातें आपस में बराबर हैं। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना होता है चेंज, तो हम 5/18 यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर आएगा ना, तो उसको हम आसानी से 5/18 की मदद से किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर पर सेकंड में। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था हमने एक डाटा, और डाटा था 90 किलोमीटर पर आवर। तो अब बारी बारी यहाँ पे 1036 नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट है जब टाइम होगा। तो 90 को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और इससे वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ? क्योंकि आपको 18 का टेबल तो आता ही होगा, 5 बार में कट जाएगा, और 5 5 कितना होता है फिर? 25। तो इजीली वी कैन कन्वर्ट स्पीड just like the 90 किलोमीटर पर आवर that is equal to 25 मीटर पर सेकंड। कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आप आसानी से उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? 5/18। वाइस वर्सा भी है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 5/18 जहाँ पे 18/5 कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, जब ट्रेन एक स्मॉल डिस्टेंस में रहती है तो उसमें डिस्टेंस मीटर में आता है, और डिस्टेंस मीटर में होगा तो टाइम सेकंड में होगा। अब डिस्टेंस और टाइम अगर मीटर और सेकंड में, तो स्पीड को किस में रखना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तभी क्वेश्चन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम काम करेगा। ऐसा नहीं कि इधर का यूनिट अलग और इधर का अलग। अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में चूज किया है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में ही चलेगा और टाइम फिर सेकंड में आएगा। आई बात समझ? तो ये शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, जो आपने देखा है, जो इसका मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, इसमें हमेशा ट्रेन एक छोटी दूरी को तय करती है। ये ट्रेन अगर बड़ी दूरी को तय करती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में आएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आएगा। यहां तक बात समझ में आ गया आपको? और कुछ पूछना चाहते थे आप? इसीलिए हम किसे मल्टीप्लाइड करेंगे? 5 क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में आए और हम क्वेश्चन में फार्मूला में उसको रख के मिसिंग वैल्यू को पता करें, ठीक है। चलो भैया, ये सब आपने कर लिया, तो हम यहां पर आपको कुछ बता रहे थे, आइए देखते हैं कि क्या बताना चाहते थे। चलो, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को?
चलो भाई देखो फिर, अब देखिए ये हमारे पास ट्रेन है, ठीक, और ये जो ट्रेन है ये यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ट्रेन जो है इस व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लेती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। हालांकि ट्रेन की अपनी लंबाई जो है ये 120 मीटर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ये ट्रेन की लंबाई हमें यहां पर दिया गया है 120, तो इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितने मीटर होगी? क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 120 मीटर, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 120 मीटर, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 120 मीटर, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 120 मीटर। crosses a man in 10 seconds and crosses a platform in 25 seconds. Find the length of platform. Find the length of platform. काट दे बेटा, गलत है, बहुत जल्दी आंसर दिया लेकिन क्वेश्चन लिखा नहीं क्या? ठीक है, तो चेक करो बेटा कहाँ गलती कर दिए। जो भी बोलेंगे गलत बोलेंगे, गलत के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। सर आप पूछो तो सही। क्या बोला? बोलो, आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो दे दीजिए। कितना आया था आपका आंसर? 300। मीटर अंडरस्टूड है कि प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आइज परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बोर्ड, आइए हम लोग इसमें आगे की बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग बोर्ड पढ़ने वाले हैं, और इसमें क्या होता है बोर्ड में, सबसे पहली बात आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जो हमारी बोट है इसके लिए हमें चाहिए वाटर।
तो ये हो गया हमारे पास वाटर। ठीक, तो हमारे पास ना इस केस में चार तरह का स्पीड है। एक तो बोट का स्पीड है, एक वाटर का स्पीड है, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताइए, जब ये बोट वाटर की दिशा में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। वेरी गुड। प्लस होगा कि माइनस होगा? सेम डायरेक्शन में भी पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में जब आप पानी के साथ जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो जैसा हम लोग वहां पे अपोजिट में प्लस करते थे और सेम माइनस, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और यही जब आप बोट अपने लेके आप ऐसा करेंगे कि अपनी बोट को इधर ले चलिए, ये देखिए बोट इधर जा रही है और पानी इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। और इसमें क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। तो ये हमारे पास कितनी स्पीड आपको देखने को मिली बताइए? कितनी स्पीड आपको देखने को मिली? चार तरह की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। कौन सी चार तरह की? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अगर हम आपको एक्स वाई बता देंगे तो आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई तो आराम से बता ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं विथ एग्जांपल। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक बोट है, ठीक है, बोट, और बोट की स्पीड मान लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर है, और ये वाटर है, वाटर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये हमारा वाटर, वाटर की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और बोट की स्पीड कितनी हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए, अगर यह बोट और वाटर सेम दिशा में जाए तो स्पीड प्लस होगा कि माइनस? तो इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और यहीं पर अगर ये जो हमारी बोट है, ये बोट इधर चले लेकिन वाटर तो इधर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप में कितना आ जाएगा स्पीड बताओ? 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा बोलो? 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लिखो, स्पीड ऑफ अ बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर and is 25 kilometer per hour, and velocity of stream is 5 kilometer per hour, and velocity of stream is 5 kilometer per hour. ठीक, and velocity of stream is 5 kilometer per hour. ठीक, how much time taken by boat? How much time taken by boat to cover a distance of? How much time taken by boat to cover a distance of? To cover a distance of 300 to cover a distance of 300 kilometer. To cover a distance of 300 किलोमीटर। इसमें तीन केस बनेगा। पहला लिखो इन स्टिल वाटर, तीन क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर हमारा, इन स्टिल वाटर। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा इन डाउन स्ट्रीम, और तीसरा लिखिएगा इन अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम।
आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। और हमारे सामने क्वेश्चन है, आप यहां पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं। देखो पहली चीज जब है, हमें पता है टाइम कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पर तो फिक्स है दूरी, जाना 300 किलोमीटर ही है, और यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी है स्टिल वाटर में, 25 किलोमीटर पर आवर। जब इसको घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। जब आप सेकेंड केस में आएंगे, यहाँ पर भी टाइम ऐसे निकलेगा। यहाँ पे डिस्टेंस भी 300 मीटर है, लेकिन अब स्पीड जो है 25 की नहीं होती। तो जब आप डाउन स्ट्रीम में पता करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 से डिवाइड करेंगे कितना आवर आ जाएगा। ऐसे जब तीसरे केस में आएंगे भाई, तो डिस्टेंस तो उतना ही है 300, लेकिन गड़बड़ क्या है फिर, गड़बड़ ये है कि हमारे पास जो स्पीड है वो 20 की है। अब ये पता चल रहा है कि अप स्ट्रीम में 20 की स्पीड क्यों ले रहे हैं, बस घटा दो, कितना आ जाएगा 15 आवर। तो बोट एंड स्ट्रीम में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन सी स्पीड से जा रहे हैं। अगर पानी स्टिल है, यानी पानी का स्पीड अगर 0 मान लिया जाए तो बोट की अपनी स्पीड, अगर डाउन स्ट्रीम तो दोनों का प्लस करते और अप स्ट्रीम तो दोनों का माइनस करते, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमारा यहाँ पर आवर में आंसर आ जाएगा। आई ना समझ बेटा, चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में रहे तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब एक चीज और सीखेंगे हम लोग। अभी तक हमने ये सीखा कि ये बोट है और बोट की अपनी स्पीड हम मान लेते हैं x होता है, और वाटर है, वाटर की हम इसकी स्पीड y मान लेते हैं। अगर मैं आपको अप और डाउन की वैल्यू बता दूं, ये भी बता दूं और ये भी बता दूं, तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, हमेशा याद रखना बेटा। x इज इक्वल टू अप प्लस डाउन डिवाइडेड बाई, और y कैसे निकालेंगे, बोलो कौन सा ज्यादा होगा, अप होगा कि डाउन। हमेशा अप वाला कम होगा और डाउन वाला ज्यादा होगा। ये मत सोचो कि हमने अप इधर लिख दिया, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, इधर ही लिखते हैं डाउन। डाउन जिसमें हम पानी के साथ जा रहे होते हैं, और अप हम जिसमें पानी के विपरीत जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डाउन माइनस अप और डिवाइडेड बाई 2। तो x निकालना है तो भी निकाल सकते हो, और y निकालना है तो भी निकाल सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन को लिखो इसको। यहां तक बात ठीक है, तो हम बात को आगे बढ़ाएं। तो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। चलो अभी क्वेश्चन आप करना, यहां पर आपको x और y पता करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या है, आपको y की वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन क्या है, आपको x की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन में हम आपको डाउन दे देते हैं और क्वेश्चन में हम आपको अप दे देते हैं। मान लीजिए डाउन की वैल्यू हमने दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर, और हमने अप की वैल्यू दे दी 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ भाई x कितना होगा, और बताओ भाई y कितना होगा। चलो करके दिखाओ।
तो 40 और 30 को जोड़ो, 40 30 जोड़ो, कितना आ जाएगा 70, 70/2 कर दो। तो आपने सही बताया, हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो 40 + 30 डिवाइडेड बाई 2, इसको जोड़ोगे ना बेटा आप, तो इसका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 35 किलोमीटर पर आवर। ये 35 होगा तो ये तो पता चल गया, एक भी पता चल गया, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। तो 35 को 40 होना है तो 5 ही हेल्प करेगा, या 35 को 30 होना है तो 5 ही हेल्प करेगा। एक में y प्लस होता है, एक में माइनस होता है, या दोनों का डिफरेंस करके बाई 2 कर लो। 40 - 30 और डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं। तो ये हमने फार्मूला ये यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया। कौन सा? अप प्लस डाउन डिवाइडेड बाई 2, बोट आ जाएगा। डाउन माइनस अप, दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे तो y आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बोट आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग चीजों को आगे लेके चलेंगे। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी इशू? तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। देखो, स्पीड ऑफ अ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। Speed of a boat is 8 kilometer per hour, and velocity of stream is 2 kilometer per hour, and velocity of stream is 2 kilometer per hour. A boat cover distance of 120 kilometer. A boat cover distance of 120 kilometer in downstream and return the same point. ठीक, and return the same point. Find the total time taken by boat in this journey. Find the total time taken by boat in this journey. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका सही जवाब था, इस बच्चे ने सही बताया है, इसका सही जवाब है 32 किलोमीटर पर आवर। 32 किलोमीटर नहीं, 32 आवर्स। देखो, अगर हमें ए से बी तक जाना है तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया था 120 किलोमीटर। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम मान लो कि टी डाउन है, डाउन का टाइम कैसे निकालोगे? तो हम 120 किस स्पीड से जाएंगे, दोनों को जोड़ दो, स्पीड क्या होगी 10 की। सॉल्व करने पे कितने घंटे आ जाएंगे? 12 घंटे। लेकिन जब तुम आओगे तो टाइम जो अप होगा तो दूरी तो 120 है बेटा, और स्पीड कितनी हो जाएगी 6। अब ये 6 कैसे आएगी, समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस 8 - 2, और ये 10 कैसे आया, दोनों का प्लस, अप और डाउन, ये पढ़ा चुके थे। तो अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? तो 20 घंटे उसको लगे आने में, जाने में लगे 12 और आने लगे 20, तो टोटल कितना लगा 32 घंटे की यात्रा थी, 32 आवर्स।
आप इसको देख सकते हो। कोई दिक्कत है तो आप पूछ भी सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो बात को आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, स्पीड ऑफ अ बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इज स्पीड ऑफ बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज, नहीं 40 नहीं 50 कर लो। स्पीड ऑफ बोट इज 50 किलोमीटर पर आवर and velocity of stream is 10 kilometer per hour and velocity of stream is 10 kilometer per hour। ठीक, boat goes from A to B in downstream. Boat goes from A to B in downstream. Travel a distance of 337 kilometer. Travel a distance of 337 kilometer and return the same point. Find the average speed of the boat in this journey. Find the average speed of boat in this journey. कितना है आप लोगों का आंसर? 25 50। बताइए भाई, बताइए।
नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम्म, देखिए ध्यान से और समझिए। एक नया कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड का। अगर हम सेम स्पीड में x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएं और y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएं तो हमारा स्पीड जो बनेगा वो 2x/x+y होगा। x बोट वाला नहीं है, किसी भी दूरी में अगर हम जाएं x की स्पीड से और आए अगर हम y की स्पीड से तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2x/x+y। तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है और आप लोग डिस्टेंस में ही फंस गए होंगे बस। ऐसा वैल्यू दिया कटेगा नहीं। लो तो देखो हमारे पास यहाँ पर जाते समय जो हमारी स्पीड होगी ना वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी और आते समय जो हमारी स्पीड होगी ना बेटा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो जब आप इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे ना तो 2x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40 और नीचे x+y 100, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हैं। ये जी देख लीजिए। यहाँ तक बात समझ आ रही तो बात आगे बढ़ा दें। कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ भी सकते हैं। ये फार्मूला है 2x/x+y। इससे आप जाने की स्पीड और आने की स्पीड बताओ तो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड क्या बनेगी हम बता सकते हैं। ऐसा मत कर देना 60 + 40 / 2 = 50, ये भी नहीं चलेगा। या तो फिर बनता है तो देखो इसका एक और तरीका बता रहा हूं आपको, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक स्पीड, आप लोग सीखिए, अगर हमारे पास एक स्पीड 60 की है मान लो S1 और S2 हमारा 40 का है तो कोई ना कोई तो दूरी रही होगी। मैं एक कदम 60 से जाऊं और एक कदम ही 40 से आऊंगा तो भी मेरा एवरेज स्पीड 48 होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी तो सेम ही है। तो हम अगर दूरी माननी है तो दूरी हम ऐसी कोई माने जो इनसे कटे ताकि हमारा टाइम कम से कम सही निकल जाए। तो अगर मान लो मैं इस दूरी को 120 किलोमीटर लेट कर लूं तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन में कितनी खास बात आएगी। जाने में कितना घंटा लगा? 2 घंटा। और आने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस
अपन क्या होता है टोटल टाइम, जाना आना 240 और टाइम 5 घंटे लगा ना, टोटल टाइम 5। सॉल्व करके देखो कितना आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप दूरी अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। 337 पे भी आएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, टेंशन देगा, बाद में कटेगा, लेकिन आएगा उसे कोई भी दूरी से आ सकता है, क्योंकि हम किसी भी दूरी को लॉक कर रहे हैं। हम जाएं और आए 60 से आप जाइए चाहे कितना दूर, और 40 से आएंगे, एवरेज 48 ही बनेगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, लिखिए ये पहले कर लीजिए फिर मैं बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिख लीजिए वाला भी, तब आपको ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, a man covered 3 equal distance, a man covered 3 equal distance with the speed of, a man covered 3 equal distance, a man covered 3 equal distance with the speed of 12 km per hour, 15 km per hour and 20 km per hour respectively. A man covered 3 equal distance with the speed of 12 km per hour, 20 km per hour and 15 km per hour respectively. A man covered 3 equal distance with the speed of 12 km per hour, 15 km per hour and 20 km per hour respectively. Find his average speed in this journey. Find his average speed in this journey. तो आप देख सकते हैं ना, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम डिस्टेंस पता करेंगे। और डिस्टेंस कैसे पता चलेगा भाई, डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस पता चलेगा एलसीएम लेके। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। तो हमारा एक डिस्टेंस 60 किलोमीटर का नहीं होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 किलोमीटर का होगा। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं तो टाइम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे का। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का। और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, सिर्फ एलसीएम से आता है। ये कोई भी ले सकते हैं ऐसा नंबर जो इनसे कटे, क्योंकि तीनों दूरी इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने फार्मूले पे, और फार्मूला क्या कहता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान क्या होता है। हाँ, नहीं तो इसमें एक फार्मूला फिर याद करवाना पड़ेगा, 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। तो फिर 4 वाले में फिर 5 वाले में कितना फार्मूला याद करोगे? तो आप ऐसे ही करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 180 किलोमीटर। और टाइम मतलब 3 4 5, जरा भाग देकर देखो कितना आ जाएगा, बोलो 15 किलोमीटर पर आवर। अभी 12 समझ रहा है ना, 12 कहाँ से आया होगा, 12 कहाँ से आया होगा, 3 प्लस 4 प्लस, और 180 कहाँ से आया होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, और 60 कहाँ से आया होगा, एलसीएम। आई बात समझे? तो आप इसमें ना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे उसमें कोई भी दूरी दे रहा, आप उसको मानिए मत, आप अपने हिसाब से दूरी लीजिए। इक्वल दूरी नहीं तो कुछ भी हम 3 इक्वल दूरी लेके ऐसा कर सकते हैं।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगा तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कर लोगे आप लोग? आगे बढ़े। बोट एंड स्ट्रीम में एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम लोग सीखेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन पहले, कॉन्सेप्ट बाद। लिखिए। A boat, a boat takes, a boat takes TAKES. A boat takes three times time. A boat takes three times time in in upstream in upstream in upstream compared to downstream for same distance for same distance. If if velocity of stream if velocity of stream is if velocity of stream is if velocity of stream is 2 kilometer per hour, if velocity of stream is 2 kilometer per hour, then find speed of boat, then find speed of boat। और समय शुरू होता है बेटा अब। बना के दिखाओ।
बड़ी मेहनत कर दी आप लोगों ने। देखो इसके लिए ना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। जब क्वेश्चन ना n टाइम्स पे आएगा ना, n टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे रिवर है, आप डाउन में जाएंगे और वापस आप अप में आएंगे, तो यहाँ पे ना n टाइम्स, जैसे मतलब इधर वाले टाइम्स को हमेशा 1 मानेंगे तभी तो इसका n टाइम्स होगा। n टाइम्स हमेशा आने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पानी के साथ जाएंगे तो समय कम लगेगा। जितना भी समय लगेगा उसका n गुना, मतलब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, कुछ भी लग सकता है। तो आप लोग इन्हें इसके लिए एक चीज याद रखिएगा हमेशा, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में एक रिलेशन जनरेट होता है। अच्छा बताओ x और y में से बड़ा कौन होगा? x होगा, y क्या होगा? छोटा होगा। तो बड़े के साथ हम लोग क्या करेंगे, छोटी वैल्यू लगा देंगे, और छोटे के साथ क्या कर देंगे, बड़ी वैल्यू लगा देंगे। n+1 करने से बड़ा हो जाएगा और n-1 करने से छोटा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला है n टाइम्स के लिए, इससे ना डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा। तो आप पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, पहले ये बात नोट करिए। गंभीर गंभीर प्रश्न है, ठीक है, अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद नाव को भी ठीक करेंगे। आपको पता है कि पानी के अंदर मछलियां भी हो सकती हैं, मछली भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप नहीं थे, हम लोग मछली पे डिस्कस किए थे, आप नोट करिए, बताते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? अच्छा कौन सी थी, कौन सी थी दुनिया में अब तक जो सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी थी? विलुप्त हो जाती है ना, जैसे डॉल्फिन भी अभी विलुप्त हो रही है, खत्म हो जाएगी। इंडेजर्ड होते हैं ना, इंडेजर्ड एनिमल। बताओ, मेगलाडोन नाम सुने हो? मेगलाडोन, गूगल से पूछो कि मेगलाडोन क्या है। हाँ बोलो तो सही, गूगल से पूछो मेगलाडोन क्या है। मेगलाडोन सार्क की बजाती है ना मेगलाडोन, चलो देखो। अभी तो जो है ब्लू व्हेल शार्क है, जो ना ब्लू व्हेल, वो सबसे बड़ी है। ब्लू व्हेल शार्क, ब्लू व्हेल शार्क होगी अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी मछली। लेकिन जो मेगनाडोन है इससे भी बड़ी थी, विलुप्त हो चुकी होगी। विलुप्त लाखों साल पहले, पहले का मामला है। चलो देखेंगे, उस सब चीज पे बात करेंगे ना बेटा। अभी ये पहले एक काम करो, इसको ये हो गया, फार्मूला नोट हो गया? क्या हुआ, क्या दे रहा है? ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा, ब्लू व्हेल है ना सबसे बड़ी, तो मेगलाडोन जो है शार्क की एक प्रजाति है। तो मेगलाडोन उसका नाम नहीं है, कुछ और नाम है, मैं नाम भूल गया। ब्लू व्हेल तो उसके सामने बच्चा है, जिस मछली का मैं नाम बताना चाहता हूँ मेरे को भूल गया। मेरा टीचर घर पे है, अभी जाके पूछूंगा उससे। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड,
वो सब बताता रहता है, मैं नाम भूल जाता हूँ, तो फिर उससे पूछूंगा शिकायत, कल बताऊंगा तुम लोगों को। हाँ ब्लू व्हेल तो मुझे पता है कि इस समय की सबसे बड़ी मछली जो है ब्लू व्हेल। देखो 110 मीटर ना, 110 फीट या 110 मीटर फीट में। तो देखो यहाँ पे जब हम n टाइम्स करेंगे ना बेटा, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 हो जाएगा। x हमें निकालना ही था, y की वैल्यू 2 थी और n की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहेगी इस क्वेश्चन में। तो बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, 3 में से 1 जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है ना, तो इसमें अगर हम x देंगे तो y पूछ लेंगे, y देंगे तो x। यहाँ पर x और y बोट और रिवर के लिए है। x का मतलब स्पीड ऑफ बोट और y का मतलब स्पीड नहीं बोलते, पानी के लिए ना वेलोसिटी शब्द यूज किया जाता है। रीजन दैट ना कि जो वाटर होता है ना उसका डायरेक्शन फिक्स होता है, तो डायरेक्शन आप पढ़ोगे वेक्टर स्केलर में, तो इसीलिए यूज तो स्पीड की तरह ही करते हैं, लेकिन लैंग्वेज में वेलोसिटी शब्द यूज कर दिया जाता है, क्योंकि पानी की दिशा हमेशा फिक्स होती है, पानी का बहाव फिक्स है। शांत जल है, नदी तालाब का है, तो केवल बोट की स्पीड रह जाएगी, रिवर में जाएगी तो ही तो हमने देखा कि इसमें ना फार्मूला हमारे पास इन सारी चीजों में एक ही चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ और नया है ही नहीं। लेकिन ये सब अलग अलग आप देख सकते हैं केस है, और जो बहुत आसान है, अगर आप ये थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहां तक आप इस चीज को कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें जो है 2 चीजें पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है 2D और दूसरा बेटा हमें पढ़ना है 3D, 2 डायमेंशन फिगर और 3 डायमेंशन फिगर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या टाइम हो गया? तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई 300 मीटर होगी, 300 किलोमीटर लंबा कौन प्लेटफॉर्म बना पाएगा? यहाँ से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर है लगभग। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आप ऐसी कोशिश करते क्यों हैं? कम से कम इनका 300 तो कुछ हद तक सही भी है, 275 लीजिए। इनका मामला क्या है कि दूसरे का पहले आंसर सुनेंगे, उसी में अपना कुछ जो है थोड़ा बहुत मिला के बता देंगे। कल भी ऐसे ही फंस गए थे, पीछे वाले के आंसर के आधार पर कल फंस गए थे हमने, मुझे पता चल गया, जैसे बताया हम तुरंत समझ गए। टाइमिंग का भी तो रोल है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा रहा हो तो कौन व्यक्ति कब इस बात को बोल रहा है, उसका तुम टाइम को भूल जा रहे थे। बोलने के लिए तो हम भी बहुत सारी बातें बोल, लेकिन तुम टाइम को भूल गए, बस और कुछ गड़बड़ी नहीं थी। टाइम का ही तो सारा गेम है, हो गया ना गलत? उससे पहले बोलते थे तुम्हारा सही होता, उसके बाद बोले तुरंत बोले, और मैं देख रहा हूँ कि कर भी नहीं रहे तो बोल कैसे दिए। तो बताओ इसका गलत हो गया। और कोई बच्चा जो बताना चाहता है तो सीखो। देखो नहीं पता है तो कोई बात नहीं पता, किसको सारी बातें पता होती है, कोशिश करना है, एफर्ट डालना है बस। देखो जो तुमने गलती की थी, ये 300 मीटर किसका था? तुम आंसर तक पहुंचते पहुंचते गलत हो गए, और ऑप्शन में 300 मिलेगा, इसके पीछे भी रीजन है। लेकिन तुमको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, समझो इस चीज को। जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो ट्रेन को 2 तरह की डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, एक तो जितना लंबा प्लेटफॉर्म है और एक जितनी लंबी खुद है। जब तक वो दोनों दूरी नहीं चलेगी तब तक वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ध्यान रखो, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड लगाई तो 25 प्लेटफॉर्म के लिए लगाया, इस 25 सेकंड में से 10 सेकंड, कितना सेकंड? 10 सेकंड वो खुद के लिए लगाई है, और इस 25 सेकंड में से 15 सेकंड किसके लिए लगाई है?
प्लेटफॉर्म के लिए। कैसे पता चला 10 सेकंड को तीर लगाएगी? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 120 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति यानी खुद को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तो एक्चुअल में जितना भी ट्रेन 15 सेकंड में चलेगी ना, वही प्लेटफॉर्म की दूरी होगी, न कि 25 सेकंड वाला। अब देखो यहां से ना तुम इस बात को बहुत आसानी से पकड़ लोगे। तुम कहोगे कि सर जो 120 मीटर है वो ट्रेन कितने सेकंड में चलती है? 10 सेकंड में। अगर कोई 10 सेकंड में चलता है 120, तो हर सेकंड में 12 चलता हो, तो 12 में 15 का मल्टीप्लाइड कर दो और कितना आ जाएगा? 180। ऐसे भी देख सकते हो, इनमें 2:3 का रिलेशन है। 2 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो सही मायने में जो ट्रेन की प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा। हम तभी तो तुम्हारे आंसर को संभाल कर रखे हुए हैं। देखो इनका आंसर काट पीट दिए, तुम्हारा संभाल कर रखेंगे नहीं रखेंगे? हम क्या कर रहे थे? तुम ये तो सही और ऑप्शन भी मिलेगा कि सभी लोग 25 सेकंड में ट्रेन 10 सेकंड अपना रखेगी और 15 सेकंड में उसको। तो 15 सेकंड में जितना भी दूर ट्रेन चलेगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ये वाला ध्यान रखना क्वेश्चन। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाएंगे, नोट कर लो। लेकिन तुमने ऐसे किया था, तुमने निकाला था स्पीड इज इक्वल टू, पहले स्पीड निकाले होती। हम कैसे निकालें? डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो इस बात को वही समझ सकता है जो पढ़ता है, मेहनत करता है। बाकी लोगों के लिए काला अक्षर वैस बराबर कोई फायदा नहीं। चलो यहां तक कर ले तो बात को आगे बढ़ाते। समझ में आ गया? हम जैसे अगर मान लो यहाँ पे 40 सेकंड रहता तो 10 इसका होता, 30 इसका होता। यहाँ 50 सेकंड होता, 10 उसका होता, 40 इसका होता। ठीक है, बस हमें पता करना 15 सेकंड में जा कितना सकता है, जबकि 10 सेकंड में ये 120, तो 1 सेकंड में 12, हर सेकंड में 12 जाएगी, तभी 10 सेकंड में 120 हुआ। तो 12 × 15 डायरेक्ट कर लो। ये लॉजिकल क्वेश्चन था जो तुमको दिए थे। चलो अब ट्रेन को दूर ले चलते हैं। देखो बेटा एक ट्रेन है, ठीक है, ये स्थान ए है और ये स्थान बी है। इनके बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन इधर से चलेगी और दूसरी ट्रेन इधर से चलेगी। ठीक, इस ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन है भाई साहब, इनकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये दूरी थोड़ा बदल देते हैं, कटने वाली संख्या दे दें। मान लो कि यह दूरी 845 किलोमीटर है। ये ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है और ये ट्रेन सुबह 7 बजे चलती है। क्वेश्चन है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन फिर देखते हैं। तब लिखिए, स्टेशन ए एंड बी ए पार्ट ऑफ, स्टेशन ए एंड बी ए पार्ट ऑफ, स्टेशन ए एंड बी, स्टेशन ए एंड बी ए पार्ट ऑफ 845 किलोमीटर। स्टेशन ए एंड बी ए पार्ट ऑफ 845 किलोमीटर। ठीक, लिखिए, ए ट्रेन ठीक, ए ट्रेन moves from station A to B. A train moves from station A to B with the speed of 45 km per hour. With the speed of 45 km per hour, and another train with the speed of 45 km per hour in the morning 8 a.m. In the morning 8 a.m. with the speed of 45 km per hour in the morning. In the morning कितना a.m. 6 a.m. morning 6 a.m. While another train
while another train moves from station B to A, with the speed of 35 km per hour, in the morning 7 a.m. At what time both train are meet to each other? At what time both train are meet to each other? पहले आप बना लीजिए, फिर मैं आपको सिखा दूंगा, पूरी कहानी बता दूंगा। चलिए बनाइए और बताइए। देखो, पहली बात कि अपोजिट में आपको पता है स्पीड प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। तो यहां पर स्पीड ना S1 प्लस S2 हो जाएगा, और यहां पर जो है स्पीड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, और ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। तो एक का स्पीड 45 है और दूसरे का स्पीड 35 है। अगर आप स्पीड को ऐड करेंगे तो 40, 30, 70, 10 कितना हो जाएगा? 80। तो एक्चुअल में जिस स्पीड से इस दूरी को तय किया जाएगा वो 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज, यहां पर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 845। लेकिन इस क्वेश्चन में खाली एक चीज का प्रॉब्लम है, 6 AM और 7 AM में दोनों टाइम सेम नहीं। जो 6 AM का टाइम है और जो 7 AM का टाइम है, दोनों टाइम सेम नहीं है। जब रिलेटिव स्पीड तब काम करेगा जब टाइम सेम होगा। तो हम ऐसा करते हैं, 6 को 7 बजा देते। 7 को तो 6 नहीं कर सकते हैं, जैसे कर भी सकते हैं कि ट्रेन को हम पीछे खड़ी करें, लेकिन आप एक काम करिए, 6 को 7 करिए। और 6 को 7 करने के लिए जब आप करेंगे तो यह ट्रेन 45 किलोमीटर जा चुकी होगी। तो यहां से कोई C पॉइंट होगा, इस C पॉइंट पे पहुंच चुके हो, और अब यहां पे 7 बज रहे हैं। अब इसको कोई दिक्कत नहीं, 7 AM है, 1 घंटे में 45 तो चलेगी। तो दूरी अब 845 नहीं रहेगा इनके बीच में। अब कितना दूरी इनके बीच में है? लेकिन इट्स 800 दूरी में दोनों को चलना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा टाइम वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा, उसमें 845 नहीं लेके चलेंगे, बल्कि हम दूरी कितना लेंगे? 800। और स्पीड हम कितना कंसीडर करेंगे? 80। 0 0 कटा दो बेटा, 8 से 8 भी कटा दो, क्या बचा? 10 घंटे। 10 घंटा इन भाई साहब को चलना पड़ेगा, 10 घंटा इन भाई साहब को चलना पड़ेगा। और कितना बज रहा है सुबह? 7 में 10 जोड़ दो, 7 AM 17 17 किसको बोलते हैं? और जैसे आप इसमें 10 जोड़ोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या है? 5 PM। 5 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने। नोट कर लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। ये है पूरी कहानी। नोट कर लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।